हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्ज़ाम फोकस के यूट्यूब और फेसबुक लाइव में। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये अपनी क्लास जो है वो ऐप में चल रही है, यानी कि ओनली एग्ज़ाम फोकस के ऐप पर, और ये रिकॉर्डेड वीडियो हैं। यहाँ पर आप लोग ये देखोगे कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना हो। सबसे बड़ी चीज़, ये क्रैश कोर्स चल रहा है। जैसे कि जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो मैं आपको रीजनिंग के लेवल पर गारंटी देता हूँ कि आप अपने क्वेश्चन सही करके आओगे। और देखिए, ये वन वे प्रोसेस होगा। वन वे प्रोसेस का मतलब ये है कि आप बीच में कमेंट छोड़ देना जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो मैं वॉइस लेवल पे आपको चीज़ें देखिए वो क्लियर करवाऊंगा। कब? एक डाउट सेशन रखूंगा हर हफ्ते, ठीक है। जैसे ही अपना सिलेबस खत्म होगा ना, 3-4 टॉपिक या 5 टॉपिक खत्म कर लेंगे, तो एक 15 मिनट का डाउट सेशन कर लिया करूँगा। तो अपने डाउट लिखते जाइएगा और अपने नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो साथ साथ बनाते जाइएगा, और अगर नहीं बनाने हैं तो वीडियो तो आपके पास रहेंगे ही, जब चाहे आप लोग रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर, और सबको भाई गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। सबसे पहले एक बात देखिए कि रीजनिंग, क्रैश कोर्स, ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है। रीजनिंग का मतलब है तर्क शक्ति। हमें रीजनिंग किस लिए पढ़नी है? 2 लेवल पर पढ़नी है। पहला ये कि हमें भाई थोड़ा सा जागरूक भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो पहली बात हो गई। और दूसरी, ऑफकोर्स हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए रीजनिंग तो पढ़नी ही है, ठीक है। और पूजा जी, जो भी ये क्लासेस हैं ना, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करी गई हैं, तो बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए, और क्रैश कोर्स का मतलब यही होता है कि हमने जो पहले से सीख रखा है, हम उसको क्या, एक धूल हटाने का काम करते हैं। जैसे दीवार होती है, कहीं लोहा वगैरह होता है, उसके ऊपर धूल जड़ जाती है, ठीक है, तो हम उसको साफ़ करते हैं ना, जस्ट वैसा ही क्रैश कोर्स का भी काम होता है। चलिए, आज अपन लोग किस किस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, यहाँ पर मैं आपको कुछ टॉपिक के नाम सबसे पहले बता देता हूँ, जिनके बारे में अपन लोग ख़त्म करेंगे और इनसे क्वेश्चन लगातार आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपन लोग आज डाइस पढ़ेंगे। डाइस, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पासा बोल देते हैं, पहली बात हो गई, ठीक है। तो पहला अपन ये देखेंगे। दूसरा वाला है सिमिलरिटीज़ और दूसरा वाला अपन लोग करेंगे सिमिलरिटीज़, इसी को हम लोग एनालॉगी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एनालॉगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, आप लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं बैठे हो, तो कोई भी इंग्लिश की मीनिंग अगर डिफरेंट होगी तो ये नहीं कहेगा सर इंग्लिश की मीनिंग डिफरेंट है। हम यहाँ पर रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सिमिलरिटीज़ और एनालॉगी अपन लोग देख लेंगे। और थर्ड देखेंगे अपन लोग ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। अब ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो किसी भी एग्जाम में, इंडिया का जो भी एग्जाम होता है, अगर रीजनिंग पूछी जा रही है तो उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पर सिमिलरिटीज़ और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो चलिए हम डाइस से शुरुआत कर देते हैं अपने लेक्चर की, ठीक है। ये देखिए डाइस। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए, ये अब सबसे पहले डाइस के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं कि डाइस हम उसे कहते हैं कि जब, जैसे हमने बचपन में लूडो खेला है ना, उसमें एक पासा हुआ करता था जिसको अपन लोग ऐसे ऐसे करके नीचे फेंकते थे, फिर नंबर्स आते, तो उसी को डाइस कहते थे। तो नॉर्मली हमने देखा होगा कि हम केवल 3 ही लेयर जो होती हैं वो विजुअल हो पाती थी हमारे लिए, बाकी की 3 लेयर जो होती थी वो विपरीत साइड में होती थी, यानी कि हम उसको कांट सी देख नहीं सकते थे हम लोग उसको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब डाइस देखिए बनते कैसे कैसे हैं। एक तो डाइस हो गया अपना ये वाला, ठीक है। अब इसको डाइस कहते हैं, लेकिन हम इसकी कितनी लेयर देख पा रहे हैं? 1, 2 और 3 ही लेयर देख पा रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। और डाइस हम लोग कैसे बना सकते हैं? देखिए, अब कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि डाइस आपको एक ही जैसा मिलेगा, हो सकता है लंबा चौड़ा पतला कहीं से भी कैसा भी मिल जाएगा, तो वो भी डाइस ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। बस थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, तो उसको आप लोग देखते रहिएगा। और एक चीज़ और, कुछ ऐसी आकृति, अगर आप लोग डेफिनेशन जानना चाहते हो तो कुछ ऐसी आकृति जो घन या घनाभ के जैसी आपको दिखाई देती है, यानी कि क्यूब या क्यूबॉइड जैसी दिखाई देती है, हम उसको क्या बोल देते हैं?
डाइस बोल देते हैं। तो ये याद रखना है। अगर आप लोगों को डेफिनीसन लिखनी है तो बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, डेफिनीसन लेक्चर को पॉज करके देख सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया डाइस यानी कि पासा, जो हम बचपन में खेलते थे। आज हम उसके बारे में ये जानेंगे कि एक लेयर के विपरीत दूसरी लेयर कौन सी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डाइस तो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली डाइस के बारे में समझो कि डाइस जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, एक डाइस होता है आपका मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा, ठीक है। आप लोग भी लिखते जाइएगा, एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है आपका साधारण पासा, ठीक है, साधारण पासा। अब इंग्लिश वाले बच्चे भी साथ साथ लिखते जाएं। मानक पासा को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। साधारण को नॉन स्टैंडर्ड। अब ये कैसे आप लोग याद रखोगे, इसको याद रखने का एक तरीका है, बनाते रहिएगा नोट्स प्रॉपर तरीके से। डाउट सेशन अलग से होगा एक दिन, तो उसमें अपन लोग देखेंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। चलिए अब साधारण, कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना यार ये तो बहुत साधारण सा इंसान है, मतलब इसके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो इंग्लिश ऐसे याद रखिएगा, साधारण यानी कि नॉन स्टैंडर्ड और मानक यानी कि स्टैंडर्ड। मानक जिसको हमने मानक उपाधि टाइप की दे दी कि यार यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर अनदर बिजनेसमैन, ऐसे करके बोल देते हैं, तो ये क्या हो गया, मानक, यानी कि जिसको हम मान के बैठे हैं उसको हम लोग मानक पासा यानी कि क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्डाइज। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। अब ये तो पता चल गया भाई कि मानक पासा क्या है और ये साधारण पासा क्या है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी भी तो हमारे पास होनी चाहिए, नहीं तो काम कैसे बनेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखा जाता है कि ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे गए अंकों का योगफल ज्ञात होता है। तो जितनी भी विपरीत सतह होती हैं उनका अंतर योगफल हमें पता होता है, यानी कि योगफल, मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, योगफल पता होता है, उसको हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, पड़ोसियों का योगफल 7 नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग डेफिनीशन में अपनी लिख लो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर योगफल कभी भी कितना नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ठीक है, ये लिख लिया। अब ये क्यों, अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पर एक डाइस ये बना हुआ है, ये देखिए ऐसा। अगर मैंने कहा कि यहाँ पर एक 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 7 नहीं होगा योगफल, मानक पासा का योगफल 7 नहीं होगा। यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर आप लोग 4 अगर लिख दोगे तो ये अपना मानक डाइस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का योगफल जो है वो 7 हो गया, हमें 7 नहीं चाहिए। मानक पासे की क्वालिटी यही रहेगी कि यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, फिर आपको ये यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 और 3 मिलकर क्या बनाते हैं, 5, यानी कि ये 5 तो है लेकिन ये 7 नहीं है। 5 है लेकिन ये 7 नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आपका ये मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखिए बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड पासे की। तो नॉन स्टैंडर्ड पासा, सपोज करिए इनका देखिए योगफल जो होता है ना, यहाँ लिखिए, आप लोग नोट्स में अपने छाप लेना है इसको, ठीक है। योगफल जो है वो कितना होगा, वो होगा आपका 7 होगा। सबको समझ में आ गया, योगफल 7 होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए सपोज करिए ये एक अपन ने डाइस बना लिया, ये डाइस बना हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा 2। तो यहाँ पर अब एक बात पता है कि इसका 7 योगफल होगा, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 5 और 2 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये कौन सा पासा हो गया, नॉन स्टैंडर्ड पासा, जिसके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं, यानी कि साधारण पासा। तो ये हमने 2 बातें जान ली डाइस के बारे में, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। चलिए अब आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को। समझ में आ गई ना? नहीं समझ में आई हो तो डाउट सेशन में मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। क्रैश कोर्स है, चूँकि ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की विधि मुझे बतानी होती है, इसलिए अपन लोग इसको बहुत ही कूल तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको जस्ट एग्जांपल देकर समझाऊंगा, क्योंकि अगर हम एग्जांपल के साथ उसको याद करते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें हम एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि उसको देख सकते हैं और याद रख सकते हैं एग्ज़ाम के पहुंचने तक, ठीक है। तो ये डाइस की अपन ने बात कर ली। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब ये देखते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है। अब सारी जंग तो इसी के लिए लड़ी जा रही है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग बस आ गए हो पढ़ने के लिए, ऐसा तो है नहीं। सब जंग किसके लिए लड़ रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ,
कि हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक यहाँ पर लिखो डाइस से संबंधित, डाइस से जुड़े प्रश्न, डाइस से जुड़े प्रश्न जो हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, इसको अपन लोगों को देखना है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तीनों प्रकार आप लोग लिख लो, आप लोग भी ऐसे ही टेबल बना लेना और प्रैक्टिस करना घर में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा। जब ये वीडियो देख लोगे ना, प्रैक्टिस करना, आपको हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि एक सतह कॉमन। लिखो यहाँ पर मेरे साथ या फिर रिवाइज करते रहो, एक सतह कॉमन, ठीक है। यानी इंग्लिश वाले भी लिख लो वन सरफेस, वन सरफेस। अब कुछ लोग कह रहे हैं यार ये सरफेस सरफेस सर क्या लिखवा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी सब आ जाएगा, ठीक है। अब दो सतह कॉमन, 2 सतह कॉमन, या फिर लिख लो 2 सतह समान, ठीक है, 2 सरफेस कॉमन, तो ये हो गया। और यहाँ पर भी एक और लिख लो कि नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, मतलब कि कोई भी सतह कॉमन नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, जो लोग देख रहे हैं सेशन को, सबको समझ में आ गया ना। डाइस 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड यानी कि साधारण, और मानक यानी कि स्टैंडर्ड, ठीक है। रिवाइज करवा दे रहा हूँ। और उसके बाद देखिए ये क्या हुआ, फिर जिसका योगफल 7 होता है वो स्टैंडर्ड है, सॉरी वो नॉन स्टैंडर्ड है, और जिसका 7 नहीं होता वो नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये आप लोग पीछे से अभी देख लेना, ठीक है। जैसे कि अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए साधारण यानी कि 7, ठीक है, योगफल 7, और नॉन साधारण यानी कि स्टैंडर्ड जो है अपना वो क्या हो जाएगा, 7, उनका योगफल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने फिर बताया कि प्रश्न इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। फर्स्ट कौन सा है, ये देखिए, एक सतह कॉमन, दूसरा 2 सतह कॉमन, तीसरा नो सरफेस कॉमन। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को डाउट कर रहा हो, सतह का मतलब क्या। जैसे कि सपोज करिए, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एग्जांपल, ठीक है, ये हो गया। अब 2 यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि 2 सतह कॉमन का मतलब क्या। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ और यहाँ पर 2 रखूँ और यहाँ पर 3 रखूँ, फिर मैं यहाँ पर 5 रख दूँ, यहाँ पर 2 रख दूँ और यहाँ पर 3 रख दूँ, ठीक है। या इसको और भी चेंज कर लो आप लोग, यहाँ पर 6 रख लो, 1 3 6 हो गया ये, और 2 4, यहाँ पर 4 कर लो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब आप लोग कहोगे सर ये तो बिल्कुल अलग हो गए, अलग का मतलब क्या। देखिए यहाँ पर कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आई, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक सरफेस कॉमन चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 कर लो फिर आप लोग। तो यहाँ पर अब आप लोग एक बात गौर करना, देखो ध्यान से समझना, मैं आपको दोनों तरीके से समझाता जा रहा हूँ। यहाँ पर जो 3 वाला है ना फैक्टर, ये कॉमन हो गया, मतलब कि 3 कॉमन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिलेटेड फ्रॉम अ वन सरफेस कॉमन। डू यू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद यू, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू से कि एक सरफेस कॉमन हो गई, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो सरफेस कॉमन है उसके विपरीत सतह पर क्या होगा, वो आपको बता देना पड़ेगा, पहली बात। अब दूसरी बात, अब मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए 2 आपने डाइस दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपके 2 डाइस दिए हुए हैं, इतनी बात सबको समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, मान लो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 1, अब यहाँ पर फिर से 1 लिखा है, और यहाँ पर 2 लिखा है, और यहाँ पर 5 लिखा है। तो इसमें क्या आपको समझ में आया, इसमें हमें समझ में आया कि जो ये 1 और 2 है, इसमें 1 और 2 है, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समान है, मतलब कि 2 सतह समान हो गई। तो अगर आंसर पूछेगा तो वो पूछेगा 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 3 के विपरीत सतह पर डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 5। क्योंकि देखिए ये डायरेक्ट आंसर निकालने वाले कॉन्सेप्ट हैं, डायरेक्ट आंसर निकलते हैं बहुत तेजी से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब नो सरफेस कॉमन, जस्ट फॉर एग्जांपल ऊपर समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ये अपन ने डाइस बना लिया, दूसरा वाला डाइस ऐसे बना लिया इसको, ठीक है। अब वो कह रहा है कोई भी सतह कॉमन नहीं। जब कोई सतह कॉमन नहीं है तो नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6।
अब देखिए वहाँ पर वो आपको ये आइडिया नहीं देगा कि कौन सी सतह कॉमन है और कौन सी सतह कॉमन नहीं है, वो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको आइडिया नहीं देगा। लेकिन आपको पहचानना है, जो वो 4-5 डाइस बने होते हैं ना उधर पे, तो उससे आप लोगों को ये पहचान लेना है कि यार इसमें ना 1 और 2 कॉमन है, दूसरे वाले में भी 1 और 2 कॉमन है। तो जो 4 बॉक्स दिए होंगे उनमें से 2 बॉक्स पकड़ लो इस प्रकार के कि आपको कॉमन वाला चीज़ मिल जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कॉमन ढूंढना है, तो यहाँ पर चाहे आप लोग 2 सरफेस कॉमन देख लो, चाहे 1 सरफेस कॉमन देख लो, या फिर 9 सरफेस कॉमन देख लो। अब इसके रूल बताता हूँ कि आखिर इनको सॉल्व कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई ना, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और कोई भी सरफेस कॉमन नहीं। ये विपरीत निकालने वाले माजरे होते हैं सारे के सारे। जैसे कि वो आपसे कहेगा 3 के विपरीत सतह को निकालिए, 5 के विपरीत फलक में कौन सा नंबर होगा वो निकालिए, फाइंड द नंबर ऑफ अपोजिट 2, फाइंड द नंबर ऑफ अपोजिट 6। तो वो इस तरीके से पूछेगा और ये हैं आपके सूत्र, इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसको आप लोग अपना सूत्र मान लो, ठीक है, सूत्र या इसको फॉर्मूला, फॉर्मूला भी कह सकते हैं या फिर रूल कह दो आप लोग इसको, ठीक है। और रूल नहीं कहना तो आप लोग इसको क्या कह सकते हो, ट्रिक भी कह सकते हो, ट्रिक ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, 3 सरफेस कॉमन। चलिए अब आगे आपको लेके चलता हूँ, ये समझ में आ गया ना। डू यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पर देखो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है वो आप ले नहीं पाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई ना। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आपके पूछे जाएंगे। सपोज करिए 1 सरफेस कॉमन वाला निकालते हैं सबसे पहले, 1 सतह कॉमन, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसको आप लोग लिख लो, ट्रिक कह लो, रूल कह लो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन कॉल, ठीक है, क्योंकि आप स्वतंत्र हो अपने काम करने के लिए, ठीक है। तो 1 सतह कॉमन, यहाँ पर 2 बड़े बड़े डाइस बना देता हूँ, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और इसी तरीके के एग्जामिनर चाहेगा तो आपको 2-3 और बना के दे देगा। वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपसे क्या करवाना चाहता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि और क्या हमें इसमें करना है। सपोज करिए यहाँ पर 1 सरफेस कॉमन के हिसाब से देख रहे हैं, तो हम लोग इसमें मानेंगे 3, 4 और 6। सपोज करिए हमें 3, 4, 6 मान लिया। अब 6, 5, 2 मान लो, यहाँ पर 6, 5 और 2 हमने ये मान लिया। तो मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए डाइस में, उसमें से 1 सरफेस कॉमन का ट्रिक है, रूल है, जो भी आप लगाना चाहो उसको मान के लगा लो। अब देखो यार 1 सरफेस कॉमन में मैंने आपको बताया था कि कॉमन वाला सर्किल कर लो। सबसे पहले क्या करना है, कॉमन वाले को सर्किल करो, इसको, ये 6 कॉमन है ना, सर्किल करो। मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है यहाँ पर लिखो, ठीक है। स्टेप क्या है सॉल्व करने के, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, 3 स्टेप यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ईजिली। द फर्स्ट स्टेप इज दैट, करते हैं इसको कि सर्किल करो, ठीक है। कौन सा सर्किल करना है, जो कॉमन हो। तो हमने 6 को कॉमन कर लिया, 6 क्या था, सर्किल में था, सर्किल कॉमन कर लिया। आगे बढ़ते हैं, फिर जब सर्किल कर लिया तो उसके बाद इसको क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दो, घड़ी की सुई की दिशा में क्या कर दो, घुमा दो इसको, ठीक है। हमने घुमा दिया, जैसे कि 6 लिया तो 6 से हम लोग कैसे घुमा देना है, ये ऐसे करके घुमा देना है। कलर चेंज कर दूं ताकि थोड़ा सा आप लोग मज़ेदार तरीके से सेशन को देख सको, ठीक है। तो मैंने ये क्या कर दिया, घुमा दिया। अब आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। पहला सर्किल कर लिया, घड़ी की दिशा में घुमा दिया। तीसरा क्या है, तीसरा है कि ये देख लो कि इसमें कौन कौन सा कॉमन है और कौन कौन से लेटर नहीं है। जब मैंने घुमाया तो देखो कौन कौन है, तीसरा है स्टेप कौन कौन है, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर लिखो घुमाने के बाद, यहाँ पर देखो 6 आ गया, पहले 6 लिया, फिर इसके बाद 4 लिया, इसके बाद मैंने 3 ले लिया, तो 6, 4, 3 हो गया। अब इसके बाद 6 से फिर घुमाया, क्योंकि 6 से ही हमें लेना है ना, 6 से घुमाया, फिर इसके बाद 5 से घुमाया और 2 से घुमाया। अब ये क्या बन गया, यही है आपकी ट्रिक यानी कि रूल, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अभी नहीं, ठीक है, अभी अपन लोग इसको देखेंगे अच्छे से। यहाँ पर समझ लिया आपने 1 सरफेस कॉमन, 3 स्टेप बता दिए। ट्रिक और रूल ये है कि आपको अब यहाँ पर क्या करना है, इसको देखो, ठीक है। अब देखिए आपके पास जब आप लोग बचपन में क्या करते थे, बचपन में मम्मी पापा से लड़के लूडो लेके आते थे मार्केट से, उसको खेलते थे, उसमें जो पासा होता था तो उसमें कई बार पिटाई भी हो जाती थी। मम्मी कहती थी भाई बेकार की चीज़ें हैं, पढ़ाई में ध्यान दो। अरे बच्चा कितना पढ़ेगा यार, कुछ मनोरंजन भी तो चाहिए। चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोग बचपन में लेकर आ गए तो आपने देखा होगा उसमें 1, 2, 3,
4, 5 और 6 ही लेटर होते थे। अब यहाँ पर आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और क्या नहीं है, और देखिए 6 है। अब आपके पास यार एक तो देखो कौन कौन से हैं यहाँ पर, अब आपको सर्किल करा देता हूँ। आपके पास 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, लेकिन आपके पास एक नहीं है, और जो है नहीं वही आंसर हो जाएगा। तो एक क्या हो गया, आंसर। ठीक है, एक इज द आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये है नहीं यहाँ पर। तो सबको समझ में आ गया मैं आपको क्या समझा रहा था, एक सतह कॉमन के बारे में समझा रहा था। 3 स्टेप हैं, पहले सर्किल कर लो, फिर घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दो, और घुमाने के बाद कौन कौन सा है उसमें उसको आप लोग देख लो। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब मैं आपको आगे बढ़ा के लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है कि 3 या 4 आपको डाइस, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर तो मैंने 2 में समझाया, हो सकता है आपको 5 या 6 पासे बना कर दे दे, तो आपको वही ढूंढना है कि कॉमन वाला ढूंढ लो, एक सरफेस कॉमन वाला। ये आपके मैंने 3 तरीके बताए हैं, तीनों तरीकों से आप लोग निकाल सकते हो। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड समझते हैं, आ गया ना सबको समझ में। मैंने कोशिश करी है कि आपको एकदम समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी ऐसे यूज करे हैं ताकि वो समझो आप लोग। सर्किल कर लो जो कॉमन हो एक सरफेस कॉमन में, उसके बाद क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दो। उसके बाद क्या करना है ये आपको देख लेना है। ठीक है, कौन कौन से हैं, और जो नहीं हो, बचपन में डाइस देखा ही है, 1 2 3 4 5 6 होते थे, जो भी नहीं है वो उसके विपरीत हो जाएगा, क्योंकि वो है नहीं, इसलिए वो नीचे दबा होगा। क्योंकि जब अपन ऐसे ऐसे वो फेंकते थे ना, फेंका तो जैसे मान लो ये गिरा यहाँ पे, तो एक नीचे दबी रहती, जो ज़मीन से टच रहती थी ना, वो हमें नहीं पता कि कौन सी होती थी, इसलिए वही निकाल लिया इसमें, इसलिए 1 सरफेस कॉमन हो गया। चलिए अब आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए अब करते हैं 2 सरफेस कॉमन। अब करते हैं 2 सरफेस कॉमन, ये याद रखिएगा। चलिए अब कैसे करना है वो भी आप लोग देख लो। यहाँ पर आपको कुछ, यहाँ पर भी लिखो, इसकी ट्रिक, रूल, जो भी आप कहो वो है। ठीक है, चलिए अब 1 2 3 डाइस इसमें बना लेते हैं। इसमें मैं आपको 3 बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें चलिए 3 बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को ना एक वे ऑफ क्लैरिटी पता चल जाए कि हमें किस तरीके से चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग बातें। अब आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए करो, यहाँ पर लिखो 1 2 सरफेस वाला। सपोज करिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, 1 है, 2 है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है, 5 है और 3 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर 1 है, 2 है और 6 है। ठीक है, अब ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, बिल्कुल ध्यान से समझना। हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन, कई बार 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। सेकंड सरफेस समझिए। देखिए यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, 2 सरफेस रूल वाला लगाना है, तो आप लोग लगाइए इसको। देखिए फिर मैंने वही बताया, सर्किल करो। अब 2 सरफेस को आपको क्या करनी है, सर्किल करनी है। तो यहाँ पर देखिए 1 है और 2, ये दोनों क्या हो गई, कॉमन हो गई। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 है, 2 है, तो ये कॉमन हो गई। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, जो तीसरी वाली बच गई ना, वही आपकी क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। वो पूछेगा कि 6 के विपरीत बताइए कि क्या होगा। 6 के विपरीत बताइए कि कौन सा नंबर है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये 2 सतह तो कॉमन हो गई, लेकिन जो 6 है ये किसके अपोजिट हो जाएगी, तो 6 अपोजिट हो जाएगी किसके, 4 के। ठीक है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया। अब ये नंबर देखिए कुछ अलग अलग हो सकते हैं, वो आपको ज़्यादा उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ये पता करना है कि कैसे सॉल्व करना है। तो 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन। अब चलिए बढ़ते हैं नो सरफेस कॉमन की तरफ। चलिए टाइप 3, मतलब कि नो। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा अगर नोट्स बनाना है। ठीक है, नो सरफेस कॉमन, और जिसका छूटता जा रहा है ना, तो वो बाद में जब वीडियो मिलेगा ना उससे बना लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर जैसे दिक्कत भी होती है ना, तो आप लोग ओनली एग्ज़ाम फोकस में देखिए कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए कोई सतह कॉमन नहीं।
कोई सतह समान नहीं। अब देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये ना समझ में आ गया होगा 100% अच्छे से, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ये समझा दिया ना, उस तरीके से तो समझ में आ ही जाएगा। ये ट्रिक हो गया, या इसको रूल बोल दो, जो भी बोलना हो, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन मान लो आपसे पूछा गया कि 5 के विपरीत फलक में, 5 के विपरीत फलक में क्या होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको 4 या 5 डाइस वो बना कर दे देगा, क्योंकि उसको तो फंसाना है आपको। जितने जल्दी फंसाएगा उतने ही तो आपको एग्ज़ाम से बाहर का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि उसके पास तो बहुत से बच्चे हैं, टैलेंटेड भी हैं, तो वो अपन को क्यों रखेगा। इसलिए अपन को भी टैलेंट अपना बना के रखना पड़ेगा। तो नो सरफेस कॉमन, कोई सतह समान नहीं, इसको करते हैं। 5 के विपरीत पूछ रहा है, यहाँ पर देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 4, 6 और 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि नो सरफेस कॉमन। अब इन दोनों में कोई भी सरफेस क्या है, कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं दो में आप लोग क्या कर लो, कंपेयर कर लो, ठीक है। इन्हीं दो में कंपेयर करोगे, जब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है तो ट्रिक लिखो, ठीक है। ट्रिक ये कहती है कि एक पासे को उठा के, आप लोग भी लिख लो, एक पासे को उठाकर दूसरे से चिपका दो, दूसरे से क्या कर दो, चिपका दो, ठीक है। ये अपन ने दूसरे से चिपका देना है। तो यही इसका क्या है ना, सॉल्व करने का, ट्रिक लगाने का सबसे अच्छा तरीका है यही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस पासे को यहाँ से उठाऊँगा, इसको उठाया मैंने और इसके ऊपर बिठा दिया। जब मैंने इसके ऊपर बिठाया इसको, तो ये देखिए, ये वाली जो है डायरेक्शन वो इस वाले में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग 4 भी लिख सकते हो, 1 के अपोजिट 4, ठीक है। और ये 5 ऊपर वाली ऊपर में आ जाएगी, तो ये 5 हो गया, और ये 6 2 में आ जाएगी। तो ये क्या समझ में आ रहा है आपको, ये 3 और 5 हो गया, और 1 और 4 हो गया, और 2 और 6 हो गया। तो ये अपने आप में अपोजिट हो गई। पूछा क्या गया है, 5 के अपोजिट पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 5 के अपोजिट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 इज़ द राइट आंसर, 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये हो गए आपके डाइस। तीनों ही ऐसे अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई है जिसको समझ में ना आया हो, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, एक बार इसको आप लोग देख लो सब लोग। चलिए, हो गया ना, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन, तीनों ही समझ में आ गया, ठीक है। अब इनके अलावा कुछ क्वेश्चन और आते हैं। कुछ क्वेश्चन का मतलब उल्टी सीधी आपको क्या दे दी जाएंगी, आकृतियां दे दी जाएंगी, और उसी में से आपको निकालना है, ठीक है। चलो, अब विविध क्वेश्चन, कुछ विविध प्रश्न, यानी कि मिसलेनियस प्रश्न, मिसलेनियस, ठीक है, यही डाल दो, विविध प्रश्न क्या हैं। चलिए, अब विविध प्रश्न आप लोगों को वो क्या देगा, डाइस का आखिरी वाला है ये, ठीक है। तीनों मैंने आपको बता दिया, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 90% क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। अब कुछ अपोजिट बचते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, कई बार आपको कुछ उल्टी सीधी आकृतियां दे देगा, ये जैसे दे दी, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 4, इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, तो पहला हो गया ये। अब आपको हो सकता है कि वो आकृति ऐसे दे दे, 1 2 3, और यहाँ से फिर जोड़ देगा 1 2 3, ठीक है। तो इसमें भी 6 परतें हो गई। अब आपको एक चीज़ और बताने की ज़रूरत है यहाँ पर, देखिए, ये जो है, ये अभी आप लोग ऐसा पासा अपने घर में देखते रहे होगे, ठीक है, लूडो में, ठीक है। यहाँ पर लूडो लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये तो है कि 3 ही लेयर दिख रही हैं इसमें, और इसका जो अगर हम लोग 6 लेयर हमें दिखाना है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से इसको रख सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये वाला। तो यहाँ पर देखो 6 आपको दिखने लग गई, तो इसको मान लो A B C D E F, तो ये वाली इसके अपोजिट हो जाती है, ठीक है। ये B वाली इसके अपोजिट हो गई, और C वाली इसके अपोजिट, और ये वाली इसके अपोजिट। तो ये याद रखना है, याद रखिएगा।
चलिए अब आपको आगे ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये 2 फिगर मैंने आपको बता दिए, एक तीसरा फिगर भी है, आप लोग उसको भी देख लेना। चलो थर्ड फिगर जो है वो ऐसे आप लोग इसको बना लो, ठीक है। एक देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर सॉल्व करा दूंगा, तो आपको कहीं और झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये 4 हैं, अब इसको यहाँ से जोड़ दो, इसको यहाँ से जोड़ दो, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया, चलिए अब आपको और आगे बताता हूँ। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6। अब 1 2 3 4 5 और 6। बस आपको इसमें 2 बातें याद रखनी है कि अपोजिट इसका क्या है, कौन सा है। दूसरी बात ये याद रखनी, ये विविध क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली लेयर है ना, ये इसके अपोजिट रहती है हमेशा, ठीक है। 5 वाली जो बाहर वाली है वो किसके अपोजिट रहती है, इसके अपोजिट, ठीक है। और इसको देखते हैं, जो ऊपर वाली लेयर है वो इसके अपोजिट रहेगी, जैसे कि, और ये वाली लेयर जो है वो इसके अपोजिट रहेगी, यानी कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। और इसका दूसरा बंडल बनेगा 1 और 3, और इसका दूसरा बंडल बनेगा 2 और 4, ठीक है। तो ये हमने बंडल बना लिया। अब ये सबको समझ में आ गया ना, कोई ऐसा इसको समझ में ना आया हो। चलिए अब ये वाला जो है ये बाहर वाले अपोजिट होते हैं, 1 का 3 और 4 का 6, अब बच गया 2 और ये इसके अपोजिट हो जाएगा। तो ये भी सबको समझ में आ गया, कोई ऐसा, ये अपोजिट हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही आंसर निकलेगा। अभी इसमें फिर नेक्स्ट लेवल अपन को लगाना होता है, वो अपन लोग लगाएंगे, ठीक है। और वैसे तो ये डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसमें कैसा पूछा जाता है, एक तो ये आकृति दे देगा और फिर बोलेगा कि आपको 2 के अपोजिट निकालना है, कैसे निकालेंगे, और आंसर आपको दे देगा वो पासे में, 3 पासे बना कर देगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन जाते जाते वो भी सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे उसमें तो मैंने बता दिया 1 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस, जब बहुत सारे पासे आ जाते हैं तो वो रूल हैं, उनमें से हम लोग किसी का भी उपयोग करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब अपन लोग ये वाले बता रहा हूँ मैं कि ये अपोजिट होते हैं, ये नंबर जो मैंने बताया ना ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और अब इसमें देख लो इसका अपोजिट कौन सा है, ये 1 2 3 4 5 6 वाला, ये कौन सा हो जाएगा। जस्ट सेम इसमें भी वही चीज़ आप लोग लगा दो, वही है जो इसमें है, ठीक है। कैसे कैसे, बाहर वाली लेयर बाहर वाले के अपोजिट हो जाएगी, और ये विपरीत वाली 1 और 3 के अपोजिट चली जाएगी, और 2 और 4 वाले के अपोजिट चली जाएगी। बस ये सबको समझ में आ गया, कोई ऐसा इसको समझ में ना आया हो। चलिए अब एक आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न कैसा होगा, प्रश्न कैसे रहेगा एग्जाम में, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या रहेगी वो भी अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अब सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन बना लेता हूँ, ठीक है। एक तो ये बना लिया, इसके बाद ये देखिए ये यहाँ से जुड़ेगा, ये यहाँ से जुड़ेगा, इसके अंदर ABCD लिख लो, A और D, किनारे किनारे लिख लो A और D, ठीक है। और ऊपर से FEBC, FEBC, ये समझ में आ गया, ये इसका हो गया, ठीक है। अब आपको ऑप्शन रहेगा, ये तो हो गया क्वेश्चन प्रश्न, और ये है आंसर, ठीक है। A B C और D, एक में ही समझ जाइएगा, बाकी प्रैक्टिस करना घर में, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो 4 बॉक्स बना लो, क्योंकि ये आपको एग्जामिनर भी बना के देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बना के नहीं देगा, वो देगा, क्योंकि उसको फंसाना है आप लोगों को, उसको पता है कि आप लोग यहीं फंसोगे। चलिए ये देखिए 4 हमने क्या बना लिए, डाइस बना लिए, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब इसके अंदर भी कुछ लेटर भरे होंगे, तो क्या है BFE भर लो यहाँ पर, ठीक है। क्या BEF, ठीक है, BEF हमने इसको भर लिया। BFE, ठीक है।
अब नीचे वाले में भर लो EFD, यहाँ EFD, ये समझ में नहीं आ रहा हो तो बाहर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये EFD इतना हो गया। अब इसके बाद BEC यहाँ पर भर लो, B और E और C, ठीक है, इतना भर लिया। इसके बाद EDA, ठीक है, EDA, इतना बात समझ में आ गई। चलिए अब आपको बढ़ाता हूँ आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। इस तरीके से एग्जामिनर भी आपको क्वेश्चन देगा कि ऐसी उल्टी सीधी आकृति बना दी और अब आपसे पूछ लेगा कि हमें कौन सा चित्र बना सकते हैं, हम इसका कौन सा चित्र बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की थोड़ा सा मांग समझ लो। दिए गए चित्र में हम कौन सा चित्र बना सकते हैं, दिए गए आकृति से कौन सा चित्र बनाया जा सकता है, कौन सा चित्र बन सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आकृति दी है इससे कौन सा चित्र बनेगा, ऐसा पूछेगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे अब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको जो ये बताए हैं ना यहाँ पर, अब इनका यूज होगा, ठीक है। ये वाली आकृति जो भी मैंने आपको बताई है वो अपोजिट हमें निकाल लेनी है कि कौन सी आकृति किसके अपोजिट होगी। मैंने आपको बताया कि बाहर वाली आकृति बाहर के अपोजिट होती है, तो यहाँ पर देखिए इसके अपोजिट कौन सी है, ये वाली हो जाएगी इसके अपोजिट। ये अभी मैंने पहले बताया था ना, आगे देखिए, और F हो जाएगा इसके अपोजिट, ठीक है। और ये E हो जाएगा किसके अपोजिट, C के अपोजिट। तो ये बातें आप लोगों ने जान ली। तो F के अपोजिट क्या हो गया, B। तो यहाँ पर लिख लो F के अपोजिट हो गया B, एक बात ये हो गई। फिर E के अपोजिट हो गया C, E के अपोजिट हो गया C, और A के अपोजिट कितना हो गया, ये हो गया D। तो ये 3 आपको आंसर मिल गए, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो अब कैसे करेंगे, अब कैसे पता करेंगे भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभी तक तो हमने इस क्वेश्चन का ये निकाल लिया कि देखिए ध्यान से समझना यार, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला आपका, ठीक है। तो ध्यान से समझो, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये प्रश्न आएगा, दिए गए आकृति में कौन सा चित्र बना सकते हैं, और ये उल्टी सीधी एक आकृति दे देगा। मैंने आपको अपोजिट बता दिए, इस वाले पन्ने में ये होते हैं अपोजिट, कुछ और अपोजिट भी होते हैं लूडो में, तो वो आपको देखना है। अब ये जो मैंने आकृति बनाई है ना, लूडो के 3 पासे की आकृति 6 में कैसे कन्वर्ट होती है, इसका उपयोग होगा उस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बना दिया आपको, आपने फिर क्या किया, सबसे पहले चित्र को देखा, अपोजिट आप लोगों ने निकाल ली, यही तो किया ना, अपोजिट आप लोगों ने निकाल ली। अब अपोजिट निकाल ली तो नेक्स्ट लेवल में भी तो बढ़ना पड़ेगा, कैसे बढ़ोगे वो आपको अब बताता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, एक, अब मैंने बताया था कि आपको केवल 3 ही डायरेक्शन दिखती हैं, लेकिन इसमें तो 6 होती हैं भाई। तो हमने क्या कर लिया, 6 बना लिया, ठीक है। ये 6 हमारी बन गई। अब इसमें भर दो, ये F के अपोजिट क्या हो गया, B। तो ये देखिए मैंने इस वाले चित्र में आपको क्या बताया था, ये देखिए इसके अपोजिट ये, बाहर वाली की ये, और इसके अपोजिट ये। तो ये यहाँ पर करिए। अब F के अपोजिट B है तो F यहाँ पर भरा, तो B यहाँ पर भरो। A के अपोजिट क्या है, D है, तो ये भर दिया। और E के अपोजिट क्या है, C, तो ये भर दिया। अब इतना अपन ने बना लिया, ठीक है। ये बनाना जरूरी है, ये बनाना है। अब मुझे बताओ, कुछ लोग सोचते होंगे यार डाइस तो ऐसा ही है, सब लोग कर लेते हैं। भाई ऐसे नहीं है डाइस, डाइस में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, अगर वो नहीं करोगे, और इंटरनेट वगैरह की तो दिक्कत नहीं होती है आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अब जो आकृतियां दी गई हैं इनको आप लोग देखते जाओ कि कोई भी बगल में आकृति नहीं आनी चाहिए। कहाँ पर आनी चाहिए, विपरीत में आकृति आनी चाहिए। जिसमें भी विपरीत में आएगी तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग काटोगे। यहाँ पर देखो A और D, जब A और D समान हैं तो A D, यहाँ कलर चेंज कर दूं एक बार, रुको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए D आ गया, यहाँ पर A आ गया, दोनों ही एक जैसे कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इसलिए अपना D ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब B और C और E, अब देखिए यहाँ पर E और C साथ में नहीं आने चाहिए, A और D साथ में नहीं आने चाहिए, B और C साथ में नहीं आने चाहिए। अब यहाँ पर E और C देखो साथ में आ गए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए E यहाँ पर है F
यहाँ पर है ई और यहाँ पर है डी, तीनों का एक एक अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए एफ आ गया, दूसरे वाले का ये ई आ गया और इसका डी आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है अब अपना यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर देखो एफ और बी, एफ और बी अपना साथ में आ गया, जो कि साथ में नहीं आना चाहिए था। तो अपना आंसर क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब एक बार शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो कहेगा क्या इसमें सही है। तो आप लोगों ने डाइस मैंने आपको बताए हैं, आप लोगों ने देखा, ये डाइस आपको बना मिलेगा। फिर मैंने कहा इसका अपोजिट निकाल लो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये बताए थे इसके अपोजिट ये कुछ बताए थे चित्र, कुछ आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ से मिलेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, जब ये मैंने ये बता दिया तो 1 2 3 4 ऑप्शन थे। फिर मैंने आपको बताया कि ये डाइस हमें बना लेना है क्योंकि इसमें 6 लेयर हमें दिख रही हैं, तो हमने ये बना लिया। अब जिसको नहीं भी बनाना ये तो डायरेक्ट ही निकाल सकता है ऑप्शन से कि कभी भी ये दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। इसमें डी और ए साथ में आ गया, इसमें देखिए डी ए है, मतलब बराबर बराबर दिखेंगे, अलग अलग होना चाहिए, वही अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था अपना डाइस। ठीक है, और चलिए, तो हम लोगों ने ये सारे के सारे पन्ने देखे। देखिए एक ये हमने विविध प्रश्न बता दिए, विविध वाले हैं। और ये देखिए कोई सरफेस कॉमन नहीं, एक को उठा के दूसरे में रख दो, तीनों ही एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला है जो 2 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन रहेंगे इसमें। ये देखिए ये वाला 2 1 और 2 1 कॉमन है, 4 अपने आप अपोजिट हो गया 6 के। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक सतह कॉमन, एक सतह कॉमन में होता ये है कि एक सतह कॉमन को सर्किल कर लो जो कॉमन है, उसके बाद उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए मैंने आपको ये कुछ रूल बताए थे कि 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, एक सतह कॉमन, 2 सतह कॉमन, 9 सतह कॉमन, यानी कोई सरफेस कॉमन नहीं। ठीक है, डाइस से संबंधित प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। फिर ये देखिए मैंने आपको ये कुछ बेसिक जानकारी दी थी कि डाइस यानी कि मानक पासा यानी कि साधारण पासा होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। और ये है, ठीक है, अपना रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा था, तो डाइस से संबंधित क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए। चलिए अब बढ़ाता हूँ आपको सिमिलरिटीज़ और एनालॉगी में। ठीक है, कहाँ पर? सिमिलरिटीज़ और एनालॉगी। इसलिए क्रैश कोर्स कहते हैं ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। मुझे लगता है कि आप लोग सब कुछ समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ में आता है तो डाउट सेशन रखेंगे, उसमें आप लोग कर लेना। लेकिन बार बार जब वीडियो को देखोगे तो मैंने इतनी सिंपल भाषा यूज करी है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सिमिलरिटीज़ और एनालॉगी की तरफ बढ़ लेते हैं। चलिए अच्छा लगा ना? अच्छा लगा हो भाई तो एक बार कमेंट बॉक्स में थंब बनाकर भेजो। ठीक है, क्या बनाकर भेजना है? थंब। डाइस अपना ख़त्म हो चुका है, एनालॉगी और सिमिलरिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो एनालॉगी एंड सिमिलरिटीज़। ठीक है, और एक चीज़ और, स्पेलिंग मत देखिएगा क्योंकि अपन इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, अपन रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अपना सेकंड चैप्टर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब एनालॉगी और सिमिलरिटीज़ का मतलब क्या है? एनालॉगी का अर्थ देखिए बेसिकली होता कैसे है। एनालॉगी का अर्थ है समानता से। किससे? एनालॉगी मीन्स सिंपल सा है, समानता। अर्थ, एनालॉगी का अर्थ है समानता। इतनी बात सबको समझ में आ गई। और ये प्रश्न एक दूसरे की समानता पर आधारित ही होते हैं, इनके अलावा इसमें कुछ और नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब और इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें देखिए कई प्रकार से सवालों को पूछा जा सकता है। अब कई प्रकार के सवाल कौन से हैं वो भी आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अब यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप के सवाल आपसे बन सकते हैं। ठीक है, जो सवाल पूछे जाएंगे वो कैसे रहेंगे, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी रह जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। सवाल कैसे रहेंगे ये अपन लोग चेक करते हैं। फर्स्ट सवाल जो रहेगा वो शब्द पर आधारित होगा, शब्द आधारित। ठीक है, आप लोग चाहो तो नोट्स बनाते रहिएगा। और दूसरा जो होगा वो होगा नंबर आधारित। ठीक है, नंबर आधारित। और जो तीसरा वाला है वो अपना होगा लेटर यानी कि वर्ण, वर्ण यानी कि लेटर आधारित। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एनालॉगी और सिमिलरिटीज़ में आपसे 3 प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला
शब्द पर आधारित। अब शब्द पर आधारित सवाल कैसा पूछा जाएगा उसका एक एग्जाम्पल अपन लोग देख लेते हैं ताकि चीज़ें अपन को ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी हो पाएँ। ठीक है, चलिए ये जो शब्द आधारित सवाल है इसको देखते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा एग्ज़ाम में, इसको देखिए। यहाँ पर सपोज करिए लिखा हुआ है कि रेल और रेल यात्री, ठीक है, रेल यात्री और हवाई जहाज़ और चलो कोई छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लो कि चिड़िया उड़ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि चिड़िया और 2 बिंदु लगा के देगा और यहाँ पर लिख देगा उड़ना। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 4 बिंदु लगा कर दे देगा, यहाँ पर लिखेगा सांप और इसको आप लोगों को निकालना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे ना, काफ़ी आसान होते हैं लेकिन 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग प्रैक्टिस करनी है। और इसमें देखिए बेसिकली खेल होता है हमारा नॉलेज का। ठीक है, कि हमें कितना ज्ञान है, हमारा खुद का ज्ञान। ठीक है, हमारा खुद का नॉलेज। अब सबको पता है कि चिड़िया देखिए उड़ने का काम करती है, सबको। अब 4 ऑप्शन भी दे रहेंगे, एक तो बिल होगा, रेंगना होगा, खड़खड़ाना होगा या टहलना होगा। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर दी रहेंगी आपको। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आप लोग अपनी जीएस की नॉलेज के हिसाब से कितना इस क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो, हर एक चीज़ में वही होना चाहिए। अब मैं एक एग्जाम्पल तो लिख के बता दिया, बाकी आपको बोल के काफ़ी सारे बता दूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ उसको याद कर लेना। जैसे चिड़िया काम करती है उड़ने का, तो सांप अब ऑप्शन में होगा, बिल नहीं भाई, बिल आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए ऑप्शन भी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ठीक है, ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका बिल, दूसरा है रेंगना, ठीक है, और तीसरा क्या है, एक हो गया बिल, रेंगना और खड़खड़ाहट और टहलना। ठीक है, तो डाइस अपना कंप्लीट हो गया। ये है एनालॉगी और सिमिलरिटीज। आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, प्रश्न आएंगे शब्द आधारित। चिड़िया उड़ती है तो भाई सांप क्या करेगा। अब सांप बिल एल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सांप का तो घर है ना बिल, तो बिल से हमें क्या करना, काट दो भाई। इसके बाद टहलना। अब सांप टहलने थोड़ी नहीं निकलता है सवेरे सवेरे कि भाई टहलने निकल जाएगा, नहीं, वो नहलने नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ वो इस तरीके से क्या करेगा, रेंगेगा। तो रेंगना यानी कि क्या कर सकता है, क्राउलिंग कर सकता है सांप। सांप क्राउलिंग कर सकता है यानी कि रेंग सकता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी वी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गए शब्द आधारित संरचनाएं। अब देखिए शब्द आधारित संरचनाएं जो हैं उसके बारे में आप लोग कुछ और जान लो कि और क्या क्या पूछ सकता है। देखिए एक तो यहां पर दिखाता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में, और कैसे प्रश्न बनते हैं उसको देखिए। ठीक है, पहला आपको क्या दे देगा कि राजधानी और देशों के नाम दे देगा। ठीक है, क्या, राजधानी और देशों के नाम दे देगा। जस्ट फॉर एग्जांपल दे देगा पाकिस्तान, इस्लामाबाद, इंडिया, डॉट 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 क्या होगा। तो भाई पाकिस्तान जब इस्लामाबाद दिया है तो ऑब्वियसली इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली हो जाएगा, तो ऑप्शन में न्यू दिल्ली रहेगा तो वो सही हो जाएगा। इसके बाद देश और राज्य देख लिए, फिर हो सकता है कि राज्य और कैपिटल दे दे आपको। अब यहाँ पर देश से हटाकर राज्य कर दे। ठीक है, राज्य और उनकी राजधानियाँ कर दे। ठीक है, तो ये भी दूसरे टाइप के सवाल बन जाएंगे। यही तो टाइप हैं डिफरेंट टाइप के, और कुछ थोड़ी ना है। और देखिए और भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कंट्री के साथ करेंसी, मतलब कि जैसे कि बांग्लादेश की क्या है, टका। ठीक है, या जो भी है। ठीक है, इंडिया की क्या है, रुपया, तो बांग्लादेश की टका दे देगा और डॉट डॉट करके इंडिया दे देगा कितना, रुपए, तो वो सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट दे सकता है, जैसे कि बैरोमीटर, जैसे थर्मामीटर को तापमान से कर दिया, फिर हाइग्रोमीटर दे देगा, डॉट डॉट, और 4 ऑप्शन बना देगा कि भूकंप, हवा, व्यंजन और खिंचाव क्या होगा। तो भाई बता देना कि जब ताप थर्मामीटर से मापते हैं तो आर्द्रता किससे मापेंगे, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापेंगे। तो ये अपना क्या हो गया, ये आपको मैंने और तरीके बता दिए। अब क्वांटिटी और यूनिट, फिजिक्स की नॉलेज भी इसमें यूज हो सकती है। इसके बाद इंडिविजुअल और ग्रुपिंग भी दे सकता है, जैसे कि इंडिविजुअल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, इंडिविजुअल और ये क्या है और ग्रुप्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार फैक्टर है, इसको लगा लो, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं।
ठीक है। तो जैसे इसमें मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लोग जस्ट समझो इसको, ठीक है। इंडिविजुअल और ग्रुप्स का मतलब क्या है, जैसे सेलर्स क्रू दे दिया, मतलब कि सेलर्स होता है क्या, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड क्रू, ठीक है। तो ये सेलर्स दे दिया, इसके बाद वो आपको कैटल दे देगा और डॉट डॉट में कुछ ऑप्शन दे देगा, तो कैटल का क्या हो जाएगा, कैटल का हो जाएगा हर्ड। तो उसके हिसाब से कुछ 10-15 वर्ड मुझसे सुन लो, जैसे बीज को हम लोग श्वाम बोल देते हैं, ग्रेप्स को बंच बोल देते हैं, सोल्जर्स को आर्मी, प्लेयर्स को टीम्स, ठीक है, और मिनिस्टर को काउंसिल, और पिलग्रिम को कारवां। ये आप लोग बाद में वीडियो सुन के स्लो में पॉज करके आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। और इसके बाद मिनिस्टर्स को काउंसलिंग, पिलग्रिम को कारवां, टर्मिटस को कॉलोनी, सीप को फ्लॉक, इस तरीके के बहुत सारे होंगे। वो आपको देखिए अभी क्रैश कोर्स है, इसलिए आपको प्रैक्टिस अपनी घर में खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट, ठीक है। मैं ये नहीं कहता प्रैक्टिस मेक्स मैन ओनली परफेक्ट, ठीक है, मैन और वुमेन दोनों को परफेक्ट बना सकती है, तो ये याद रखिएगा। गुड्स स्टॉक हो गया। अब देखिए एनिमल और यंग वन, उनके जानवर और उनके बच्चों को नाम दे सकता है, कि जैसे गाय को बछड़ा कहते हैं तो कुत्ते को क्या कहेंगे, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोल देंगे, या ठीक है, और शेर के बच्चे को शावक बोल देंगे, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए नाम और समूह भी आ सकते हैं। इसके बाद और जानवर उनके बच्चे तो मैंने आपको बता ही दिए, पुरुष और स्त्रियां आ सकती हैं। इसके बाद देखिए जानवर और उनकी गतियां आ सकती हैं, कि कौन कैसे टहल रहा है, कौन रेंग रहा है, कौन क्रूं क्रूं कर रहा है, मोर नाच रही है, ऐसे करके आ सकते हैं, ठीक है। और जानवर और उनकी आवाज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है। जानवर और उनका वर्गीकरण भी आ सकता है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। खेल और उनके खेलने के स्थान भी आ सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड में खेलते हैं या पिच में खेलते हैं, तो हॉकी के ग्राउंड को क्या बोलेंगे, ऐसे करके चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण कोर्ट होता है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझे, जैसे बॉक्सिंग को हम लोग रिंग कहते हैं, ठीक है, और हॉकी को मैदान कहते हैं, रेस को ट्रैक, ठीक है, और एथलेटिक्स के लिए स्टेडियम बनाया जाता है, स्केटिंग के लिए रिंक बनाया जाता है। रिंक याद रखिएगा, क्या ये याद रखना है, ठीक है। स्केटिंग के लिए क्या बनता है आपका, रिंक बन जाता है, ठीक है। तो रिंक याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यूपीएसआई में एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। और भी आगे बढ़ाता हूँ आपको, ये सब आपको किसी दिन बता दूंगा, और ठीक है, अब मैं बेसिकली बहुत सारा बताता भी जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। टेनिस को हम लोग कोर्ट बोलते हैं, और व्यायाम को जिम्नेजियम, और क्रिकेट को पिच बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। मजदूर और उनके औजार भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लोहार आहरण का उपयोग करता है, और जो बढ़ई है, बिल्कुल भाई सर टाइम क्या है, अरे टाइम अभिषेक मिश्रा जी मज़ा आ रहा है ना, क्रैश कोर्स है, जल्दी जल्दी पढ़ते रहो, एकदम ताप दो, एकदम हर चीज़ ऐसे होनी चाहिए बिल्कुल मेमोराइज, ठीक है। तो सभी लोगों को एकदम हार्ड वर्क कर देना है। चलिए, तो जैसे लेखक के औजार क्या है, कलम है, बढ़ई का आरा है, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है, माली का हैरो है, मजदूर का फावड़ा है, रसोइया का चाकू है, सैनिक का बंदूक है, किसान का हल है। इस प्रकार से तमाम औजार हो सकते हैं, ठीक है। अब औजार और उनके काम, जैसे कि सुई का काम होता है सिलना, और चाकू का काम होता है काटना, तो इसके हिसाब से अपना ये हो जाएगा, ठीक है। अब मजदूर और उनके काम भी हो सकते हैं, जैसे कि रसोइया किचन, और किसान खेत में काम करता है, ठीक वैसे डॉक्टर अस्पताल में काम करता है, और वकील अपना कोर्ट में काम करता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आदमी और उनके उत्पाद हो सकते हैं, जैसे राजमिस्त्री जो है वो दीवार बनाता है, और कोरियोग्राफर क्या करता है, नृत्य का नाटक करता है, तो ये याद रखिएगा। अब उत्पाद और उनका कच्चा पदार्थ भी हो सकता है, जैसे कि मक्खन दूध से बनता है, और शराब अंगूर से बनती है, तो ये चीज़ें आपको पता करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ और भाग और उसका संबंध हो सकता है, जैसे कि पेन में निब होती है, और पेंसिल में लेड होता है, और वृत्त में चाप होता है, हवाई जहाज में कॉकपिट होता है। दिस टाइप ऑफ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद जोड़े वाले संबंध भी बन सकते हैं, जैसे जूते के साथ मोजा पहनते हैं, साड़ी के साथ ब्लाउज पहनते हैं, ठीक है, और कुर्सी के साथ मेज रखते हैं, पेंसिल के साथ रबड़ रखते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन वाले वर्ड हैं ये हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टडी और उनके विषय भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑरेंथियोलॉजी को हम पक्षियों का अध्ययन करने को कहते हैं, ऑरेंथियोलॉजी यानी कि पक्षियों का अध्ययन, और एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानवों का अध्ययन करने को कहते हैं। टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं, वर्गीकरण को कहते हैं। और आपसे पूछ लेगा कि भाई टेक्सोनॉमी जब वर्गीकरण है तो एनाटोमोलॉजी क्या हो जाएगा, तो बता देना भाई कीड़ों का अध्ययन करने के लिए एनाटॉमी लोग कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी, तो ये याद रखिएगा। ये
चलिए, अब इतना लिखा नहीं है इसमें, क्रैश कोर्स है क्योंकि अब देखते हैं देयर आर 3 ऑफ टाइप ऑफ एनालॉजी। शब्दों पर बता दिया, अब संख्याओं पर बात कर लेते हैं, फिर अल्फ़ाबेट पर बात करेंगे, ठीक है। अब शब्दों पर, शब्द हो गया था, संख्याओं पर, संख्याओं संबंधी और यहीं पर अल्फ़ाबेट वाली भी कर लो, ठीक है। बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये हो गई आपकी संख्या पर आधारित, संख्या आधारित प्रश्न, और ये क्या हो गई अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट संबंधी, ठीक है। संख्या आधारित अल्फ़ाबेट संबंधी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अल्फ़ाबेट में कैसे क्या आ सकते हैं उसको आप लोग समझ लो। जैसे कि सपोज़ करिए मैं आपको अल्फ़ाबेट में एक दे दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, क्वेश्चन समझिए सीधे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बोला कि A.Z और फिर मैंने बोला, ठीक है, डबल डॉट लगाया और मैंने यहाँ पर बोला भाई D और डॉट डॉट, इसमें क्या होगा। अब मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए, तो मैंने आपको दिया W, X, Y और B, ठीक है, मैंने आपको ये दिया। अब ये कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ा सकता है। तो अब चूंकि ये अल्फ़ाबेट संबंधी एनालॉगी है, तो यहाँ पर रूल ऑफ आपको ये देखना है, ये देखो ये टिड्ढा है और ये चला रहा है पेन, ठीक है, इसको छोड़ो, ठीक है। तो A है और ये Z है, अगर इन दोनों का योगफल देखेंगे तो 26 होता है। तो अपन को एक रूल पता चल गया यहाँ पर कि विपरीत क्रम वाला आपका रूल लगना है। कौन सा? विपरीत क्रम वाला, ठीक है। तो ये आपको बता दिया। अब ये D की पोजीशन होती है 4, हमें कितना, इसका होती है 1, हमने दोनों का कितना आना चाहिए योगफल, 27 वाला रूल लगा रहे हैं हम लोग। कौन सा रूल लगा रहे हैं? रूल ऑफ 27 का लगा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, रूल ऑफ 27 लगा दिया। यहाँ पर D की जब 4 हो गई तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो 23 वाला हो। तो 23 वाला हमने लिया और 23 में होता है W, तो W अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये वाले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? शब्द वाले देख लिया आपने, संख्या, अब अल्फ़ाबेट वाले भी देख लिए, एक बता दिया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि केवल बिंदी वाले ही पूछे जाएंगे, हो सकता है कि आपको ऐसे पूछ ले कि H इज़ रिलेटेड टू S इन द सेम वे एज D इज़ रिलेटेड टू, किससे होगा? ऑप्शन दे देगा तो D हो जाएगा रिलेटेड टू W से। देखिए थोड़ी सी गर्मी हो रही है यार, दिल्ली से सेशन आपके लिए मुहैया करवाया जा रहा है, तो टेम्परेचर काफ़ी हाई है। आप लोग भी कूल रहने के लिए ना पानी वगैरह पीते रहा करो, तो थोड़ा सा आपको एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। चलो, अब वर्णमाला पर आधारित हो गया, इट मीन्स आपने अल्फ़ाबेट वाला देख लिया, ये सामने आप देख रहे हो ना। इसके बाद संख्या संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, संख्या पर आधारित। अब संख्या पर आधारित कैसे हो सकता है, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बोल दूँ 25 को 625 बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। 25 को मैंने 625 बोल दिया और यहाँ पर ये मैंने 4 बिंदी लगाई और अब यहाँ पर मैं दे दूंगा आपको 15 और यहाँ पर आपको पूछ लूँगा क्वेश्चन क्या होगा, और ऑप्शन बना देता हूँ तीसरा और चौथा। ऑप्शन क्या होगा, 15 का यहाँ पर 225 लिख लो, एक बार लिख लो 324, एक बार लिख लो आप लोग 125 और इसमें लिख लो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका क्या हो, जब हमने 25 का यहाँ पर वर्ग लिया तो क्या, फिर 25 का जब वर्ग लिया तो 15 का भी तो वर्ग लेना पड़ेगा हमें, तो हमने वर्ग लेना है और 225 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए, तो 3 प्रकार के ही सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो नोट डाउन कर लो, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट वाले हैं वहाँ पर आपसे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा घुमा दे क्वेश्चन को, जैसे कि रूल ऑफ 27 ही ना पूछें, आपको कोडिंग डिकोडिंग के रूल लगा दे, जैसे कि कितने नंबर इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, ये सब आपसे पूछ सकता है। ऐसा ही संख्या वाले में भी आपको फॉर्मूले लगाने पड़ सकते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ,
कितना स्क्वायर हुआ, कितना कितना क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको समझो और चलिए समझ में आ रहा है ना भाई। मेरी कोशिश यही रहती है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ, क्योंकि ओनली एग्जाम फोकस की देखिए पूरी टीम है ना जो लगातार मेहनत करती है। जहाँ जहाँ ये वीडियो पहुँचे हम तो चाहते हैं कि बच्चे वहाँ से निकल कर कहाँ आएँ, समाज की मुख्य धारा में आए, डिसीजन मेकिंग करें इंडिया के भविष्य के लिए, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ाता हूँ। अब इसमें रूल कैसे लगाएंगे, देखिए मैंने आपको तीनों ही बता दी। इसके बाद देखिए एनालॉगी और सिमिलरिटीज़ में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, ये अब प्रैक्टिस का ही खेल हो जाता है सारे के सारे, कि आपको डिफरेंट तरीके से वो क्या करता रहेगा, घुमाता रहेगा और आप घूमते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ बातें हैं जो वो याद रख लेनी है, कुछ बातें मैं क्यों कह रहा हूँ उसको यहाँ पर देखो। रूल देखिए, चलिए इसके रूल हो गए और यहाँ पर भी रूल देख लो, ठीक है। इसके रूल बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मैथमेटिकल पूछेगा तो या तो वो आपको कुछ नंबर प्लस में करवाएगा या फिर कुछ नंबर जो है माइनस में करवाएगा, कुछ क्रॉस में करवा सकता है, कुछ नंबर आपको डिवाइड करवा सकता है, कुछ स्क्वायर करवा देगा, कुछ क्यूब करवा देगा, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी करवा सकता है। क्या करवा सकता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या करवा सकता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हुआ स्क्वायर वाला रूल, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये सब रूल लग सकते हैं, या तो प्लस होगा या माइनस, या संख्या गुणा हो रही होगी या भाग हो रही होगी, या फिर स्क्वायर हो रहा होगा या फिर क्यूब हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी वहां पर, ठीक है। अब इसमें बढ़ते हैं। यहां पर देखो पोजीशन को बढ़ा सकता है, क्या कर सकता है, पोजीशन को पोजीशन की आपको बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, बस यही देखना है इसमें। और कई बार ऐसा हो गया ऑल्टरनेटिव क्रम में बढ़ाएगा, जैसे ए दिया गया है, ए को हमने डी लिख दिया, तो यहाँ पर ए की पोजीशन 1 होती है ना, फिर डी की क्या होगी, वी सी डी, मतलब कि 3 इंक्रीजिंग कर रहे हैं आगे वाले में। तो जो आंसर निकालेंगे उसमें भी हम लोग 3 या 4 का इंक्रीजिंग कर देंगे, दैट विल बी द आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई ऐसा इसको समझ में ना आया हो, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया हो, क्योंकि मेरे समझाने का जो तरीका है मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूं आपको, तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये संख्या वाले देख लिए, वर्णमाला पर आधारित देख लिए और शब्दों पर आधारित भी देख लिए। जैसे कि शब्द पर आधारित भी हो सकता है, उसमें कंप्लीटली आपकी जीएस की नॉलेज चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि जो भेंगा होता है, वो भेंगा का संबंध किससे हो जाएगा, आंख से। जैसे स्क्विंट बोलते हैं भेंगे को, स्क्विंट यानी आइस से संबंधित एक डिसऑर्डर है, ठीक है। और स्क्वीज, स्क्वीज यानी कि निचोड़ना, तो निचोड़ने का काम किससे संबंधित हो जाएगा, हाथ से संबंधित, बिना हाथ के हम उसको निचोड़ नहीं सकते। तो द आंसर विल भी क्या होगा, स्क्विंट एक आइस से संबंधित डिसऑर्डर है। सेम वैसा ही जब हम निचोड़ने का काम करते हैं यानी कि स्क्वीज का काम करते हैं, तो हमारा हाथ ही काम आता है, गला काम नहीं आता, कपड़े काम नहीं आते और जीभ काम नहीं आता। लेकिन आपको वो कपड़ा ऑप्शन देगा और आपको कपड़ा सही लगेगा, तो वहाँ पर सही मार्क मत आइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं शब्द पर आधारित, तपस्वी एकांत पसंद करता है, तो 2 बिंदी लगाकर आपसे कहेगा घुसपैठिया क्या पसंद करता है, तो घुसपैठिया भाई क्या पसंद करेगा, वो तो चोर ऑप्शन में रहेगा, चोर, गोपनीयता, सेंधमार और दान देना। तो इसका क्या हो जाएगा, सेंधमार, वो सेंध मारता रहता है कि कोई घर में है या नहीं है, जहाँ नहीं है तो वहाँ पर अपना काम करके निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़नी है। तो मैंने आपको देखिए पूरा ये कंप्लीट करवा दिया, अपना ये हो गया एनालॉगी एंड सिमिलरिटीज़। सबको मुझे लगता है समझ में भी। क्वेश्चन देखिए अब प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं आपको बस डाइस पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। कोई सी भी बुक उठा लो, जरूरी नहीं है कि किसी एक राइटर की हो, जो भी मटेरियल मिल जाए ना, और नहीं भी मिलता है तो घर में ही बैठे करते रहो। नमक डिब्बी में भरा हुआ है तो तेल किस में भरेंगे भाई, वो बोतल में भर देंगे, आंसर हो गया। मम्मी ने रोटी गोल रोटी गोल होती है, ठीक है। बाल्टी कैसी होती है,
या वो कैसा होता है? चलिए, तो ये समझ में आ गया ना, ऐसे अपन लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे स्टेथोस्कोप धड़कन बनाने का काम करता है, और तापमान का, ऐसे करके आप लोग देख लेना, बहुत सारे हैं वो मैं आपको, अब क्रैश कोर्स है इसलिए लिमिटेशन भी होती है क्रैश कोर्स की कि जल्दी कोर्स ख़त्म करना होता है। चलिए ये याद रखिएगा। अब आपको ये अपना कंप्लीट हो गया क्या, खत्म सेकंड वाला। सेकंड कौन सा था? एनालॉगी चैप्टर, ठीक है, और सिमिलरिटीज। अब यहाँ से देखिए 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए अब आगे लेके चलता हूँ। अब अपन लोग एक नया ही खोलते हैं आयाम। वो आयाम कौन सा होगा? वो आयाम है अपना ब्लड रिलेशन का, ठीक है। क्या है? ब्लड रिलेशन, ठीक है, यानी कि रक्त संबंध। चलिए देखिए, एक एक बताता जाऊंगा, बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। एक एक टाइप 5 प्रकार के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें से एक एक टाइप आपको डिस्कस करा दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि भाई बन नहीं रहा। बन इसलिए नहीं रहा क्योंकि हम प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते। जिस दिन हम प्रैक्टिस करने लग जाएंगे ना, तो आप ही मास्टर हो जाओगे, ठीक है, किसी भी चीज़ के। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आपको बताता हूँ ब्लड रिलेशन के बारे में, ठीक है। एक सेकंड दे दो भाई मुझे, ताकि मैं क्वेश्चन वगैरह देख लूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बताने हैं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूँ जिससे हर टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि वैसा ही करना ज़्यादा कारगर होता है, ठीक है। चलिए ब्लड रिलेशन करते हैं। ब्लड एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। एक तो यार इतनी गर्मी हो रही है ना कि चलिए अच्छा।
अच्छा, सॉरी यार आवाज़ नहीं आ रही थी। थैंक यू भाई बताने के लिए। चलिए जहाँ फिर से शुरू कर देता हूँ। रक्त संबंध पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? पहला नॉर्मल परिचय, दूसरा सांकेतिक परिचय। अब आ रही है ना, थंब बना के भेजो भाई एक बार, थंब लगाकर। नॉर्मल परिचय, सांकेतिक परिचय और पहेली के रूप में। तो नॉर्मल परिचय जो होता है वो पूजा जी एक बार बताना, आवाज़ आ रही है ना? ओके ओके मिश्रा जी, थैंक यू। चलिए, और 871 जुड़े हुए हैं, धुवाल, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, तो बताया ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला नॉर्मल परिचय के रूप में, दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए स्टार फैक्टर लगाया, ठीक है, क्योंकि ये आता है तो क्वेश्चन में हवा नहीं लगती, ठीक है। जैसे कि a प्लस बी का अर्थ है b c की बहन है, ठीक है, और a माइनस बी का अर्थ है d a का भाई है। तो ये माइनस साइन है ना जो, वो उसके रिलेशन को दर्शाता है। यही चीज़ पकड़नी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला दूसरा बता दिया। और तीसरा पजल के रूप में आता है कि जैसे कि जो a और b की पत्नी यहाँ हैं वो मसूरी में रहती हैं और 4 व्हीलर गाड़ी से चलती हैं और अखबार पढ़ती हैं, कौन सा, दैनिक जागरण, ठीक है, और लेकिन वो रहती कहाँ पर हैं? बंगला में रहती हैं। तो ये 4-5 प्रकार के जो है ना उसमें जोड़ दिए जाएंगे, तो अपन को वो निकालने पड़ेंगे। तो ये तीनों ही टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नॉर्मल वाले तो वो नॉर्मल वाले ही हैं, वो सबसे बन जाते हैं यार, उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए आप लोग पहले, सबसे पहले कुछ बातें जान लो, ठीक है, कि जनरेशन गैप क्या होता है। लिखो, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। रक्त संबंध सूत्र, ठीक है, रक्त संबंध सूत्र कहेंगे इसको, या फिर आप लोग इसको ट्रिक बोल लो भाई, जो भी बोलना है बोल लो, ट्रिक ही कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ बातें बताता हूं। जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो यहां पर एक बॉक्स बनाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब देखिए, यहां पर त्रिभुज, ओ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये वाला सिंगल बॉन्ड, इनके मतलब क्या हैं? इनके मतलब क्या? क्योंकि देखिए यही आपका बैक है एक प्रकार से। ये इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है कि अगर ये आ गया ना आपको तो आप लोग इसको 5 स्टार में रख सकते हो। ये ही अपन को पता करना है, ठीक है। तो ये त्रिभुज को हम लोग, पुरुष जब भी आएगा यानी कि कोई मेल की बात होगी तो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। क्यों बनाएंगे त्रिभुज? क्योंकि जब हम नाम लिखते हैं तो कई सारा हमारा टाइम बेकार होता है, और हमें नाम ना लिख के हमें सिंबल्स के रूप में इसको दर्शा देना है। कि अगर ऐसे कहा कि राधा ने राम से कहा, तो राधा को नाम नहीं लिखेंगे, राधा को आर लिख देंगे और उसको 0 यानी कि ओ से बना देंगे, ठीक है। 0 भी कह लो, ओ से कह लो, जो भी आपको बेटर लगे कह सकते हो, ओ से बना देंगे। और जब राम की बारी आएगी तो राम नहीं लिखेंगे, राम का आर लिख देंगे और वहाँ पर आप लोग क्या बना दोगे? त्रिभुज बना दोगे। इससे एक डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब 0 यानी कि फीमेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये किसके लिए लगाना है हमें? फीमेल के लिए यानी कि स्त्री के लिए, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये डबल बॉन्ड, ये बेसिकली आपको यूज करना है किसके लिए? मैरिड कपल के लिए। किसके लिए? मैरिड कपल यानी कि शादीशुदा जोड़े, ठीक है, शादीशुदा जोड़े, ठीक है। चलिए अब ये जो सिंगल बॉन्ड ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये देखो ऐसे, ये जो सिंगल बॉन्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए, हाँ देखिए मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं? जैसे पुत्र पिता, और पिता के ऊपर कौन होता है? दादा, ठीक है। तो ये पुत्र, पिता, दादा, ये 3 ऊपर का हम लोग निकाल के चलते हैं, ठीक है। और अगर ये वाला सिंगल बॉन्ड आता है तो इसको हम लोग कहते हैं सेम जनरेशन, ठीक है। कौन सा? सेम जनरेशन, ठीक है। यानी कि जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आपके एक तो भाई बहन आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग
याद रखना हमेशा और इन्हीं का यूज करना, ठीक है। और अगर आप लोग कोई और मेथड करते हो तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है, आप लोग उनका भी यूज करके लगा सकते हो, लेकिन बस ये है कि ये आपका एग्जाम में टाइम बचा देंगे, और टाइम का ही तो खेल है रीजनिंग में। अगर आपने एक क्वेश्चन पकड़ लिया और आपने 15 मिनट खा लिए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर 60 मिनट मिल देंगे आपको और 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब 60 मिनट में 15 मिनट में एक क्वेश्चन लगा रहे हो तो भाई साहब कितने, 4 क्वेश्चन ही लगा पाओगे। 4 क्वेश्चन का मतलब 8 नंबर आएंगे, और 8 नंबर में तो आपको लोग कहेंगे कि भाई आपको तो कुछ नहीं आता, ठीक है। तो रीजनिंग में टाइम बचाना है और ये सब चीज़ें टाइम बचाती हैं। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ आगे बात को। तो याद रखिएगा, त्रिभुज पुरुष यानी कि मेल और ज़ीरो यानी कि फीमेल या स्त्री, यानी कि अब ये डबल बॉन्ड यानी कि मैरिड कपल यानी कि शादीशुदा जोड़े दर्शाओगे, जैसे कि मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, भैया भाभी, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे रिश्ते आएंगे तो ये लगा देंगे, ठीक है। और पुत्र, पिता और दादा, ये ऊपर होते हैं ना, पुत्र, पिता और दादा, ये तीनों का जनरेशन गैप दिखाने के लिए हम सिंगल बॉन्ड ऊपर की तरफ लगाते हैं। और ये वाला जो बॉन्ड है अपना, ये वाला, ये अपन लगाते हैं भाई बहन के लिए, जैसे सेम जनरेशन। ये मैंने लिख भी दिया है और समझा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ये याद रखोगे ना? एनी प्रॉब्लम, एनीवन? चलिए इसको 1 मिनट के लिए साफ कर देते हैं। चलिए अब यहीं पर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है परिचायक वाला, ठीक है। कौन सा? परिचायक, ठीक है, परिचायक के रूप में। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखो, एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि तुम्हारे पिता के पिता, तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं, तो वुमेन का मैन से क्या संबंध है? चलिए अब आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है। कौन कहती है? एक औरत कहती है। एक फोटोग्राफ किसकी है? एक आदमी की है, ये याद रखना, ठीक है, यानी कि एक मेल की है, ठीक है। इशारा करते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता के पिता, कि तुम्हारे पिता के पिता, तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं। तुम्हारे पिता के पिता किसके पिता हैं? मेरे पिता हैं, ठीक है, मेरे पिता हैं। तो महिला का, तो वुमेन का, तो महिला का पुरुष से रिश्ता बताइए, ठीक है, रिश्ता क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक ही समझाऊंगा तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको और क्या करना है, 2 बातें यहाँ पर अपनी डायरी में अभी नोट डाउन कर लो, क्योंकि यही 60% बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। एक तो इसको सर्किल करो आप लोग, का को, और एक तो से को सर्किल करो, ठीक है। इन दोनों को सर्किल करके, ये है आपका रूल, ठीक है, ये है आपकी ट्रिक, कुछ भी कह लो, ये है आपका रूल, ये है आपकी ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। चलिए क्या है वो सुन लो। से का की तरफ चलते हैं, से का की तरफ चलते हैं, और का में जो बैठा होगा व्यक्ति वही आंसर निकालना है। से का की तरफ का में जो बैठा है वही आंसर निकालना है। समझ गए ना सब लोग? यही करना है, ठीक है। कुछ और करके आओगे उल्टा सीधा तो गलत हो जाएगा, वो मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट वाली ये स्लाइड है एकदम, ठीक है। इसको अब करते हैं। एक आदमी की ओर इशारा किया एक औरत ने, ठीक है, उसने कहा कि इसके, मतलब आदमी है तो यहाँ देखो नीचे इसके, ये त्रिभुज बना रहा हूँ ना मैं, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। इसके पिता,
इसके पिता के पिता। अब ये मैंने 3 बना लिया, अभी जस्ट बताया पुरुष की बात हो रही है। पापा जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल होते हैं। मेल मतलब कि पापा यानी कि पुरुष, ठीक है। तो हमने क्या त्रिभुज से बना दिया। सिंगल बॉन्ड क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर देखिए पुत्र, पिता और दादा। हाथ देखिए मेरे, ये पुत्र एक जनरेशन, सेकंड जनरेशन पिता और फिर दादा, तो ये 3 चीजें हमने लगा दी, ठीक है। अब ये वही चीज होती जा रही है। तो महिला कह रही है कि इसके पिता के पिता मेरे पिता हैं। किसके, मेरे पिता हैं, इसके पिता के पिता। इसका मतलब इस वाले आदमी की बात हो रही है, इस वाले आदमी की बात हो रही है, और यहाँ पर इस महिला को बना देंगे, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई ऐसा इसको समझ में ना आया हो। अब बस आंसर आ गया, अपना आंसर है आ गया, ये आपका क्या बन गया, आंसर, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखो कैसे उसने कहा कि महिला का, महिला कहाँ है, ये यहाँ पर का लिखो एक बार, महिला का। एक मिनट चेंज कर दूं कलर थोड़ा सा। तो महिला का और पुरुष से, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि से और का रूल याद रखना है। यही 60% बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आप लोग ओनली एग्जाम फोकस से पढ़ के जाओगे ना, तो गारंटी है इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, रीजनिंग आप लोग ब्लड रिलेशन वाली सही करके आओगे। तो से का की तरफ बढ़ेंगे। चार्जिंग लगाओ, ठीक है। अभी देखिए सेशन बंद नहीं हुआ है, अभी आपको दिखेगा। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, वो थोड़ा सा ना कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो से का की तरफ बढ़ेंगे और आपको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग से का की तरफ बढ़े, तो ये जब इसका पापा है, ये इसका पापा है, तो पापा की बहनिया को हम लोग क्या कह देते हैं, पापा की बहन को हम लोग कह देते हैं बुआ, ठीक है। क्या कहते हैं, बुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, बुआ ऑप्शन में रहेगा। ये समझ में आ गया, तो एक टाइप का हो गया, ठीक है। अब याद रखिएगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का ब्लड रिलेशन में क्या होगा। तो ये चित्र इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ऐसे ही पूछे जाएंगे। और अगर नहीं समझ में आता है तो डाउट, वैसे तो समझ में आ गया होगा यार, मैं इतनी आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है। तो ये आ गया। चलिए सेकेंड टाइप का अपन लोग ब्लड रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। यार एक एक चीज बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोगों को क्या घबराना नहीं है, प्यार मोहब्बत से पढ़ते जाएंगे और चीजें होती जाएंगी, ठीक है। चलिए सेकंड वाला करते हैं, जो कि सांकेतिक भाषा वाला। ये देखिए कौन सा करते हैं, ये नॉर्मल परिचय हो गया। अब अपन लोग करते हैं सांकेतिक भाषा के रूप में। चलिए सांकेतिक रक्त सांकेतिक रक्त संबंध, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। एम, देखिए थोड़ा सा लिखो यहाँ पर, ठीक है। एम हैज़ एन, अभी जब क्वेश्चन देखोगे तो कहोगे सर ये है क्या, आखिर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं भाई। एम पुत्र है किसका, एम पुत्र है एन का, ठीक है। तो ये एन का इतना लिख लिया। अब सेकंड वाला लिखते हैं, एम @n, इसका क्या है, ये इसका मतलब है एम बहन है एन की, एम बहन है एन की, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं एम डॉलर, लिख लो यहाँ पर एम डॉलर एन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एम पिता है एन का, एम पिता है एन का, ठीक है। ये याद रखना है, इतना हो गया। अब नीचे आपको विकल्प दिए रहेंगे और उनमें से
ठीक है, आपको विकल्प में ये बताना है कि सी ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, सी पोती है ई की। तो अब क्वेश्चन की डिमांड को समझो। आगे क्वेश्चन कहेगा इनमें से आपको ये बताना है, इनमें से मतलब किन में से, नीचे ऑप्शन में से, इनमें से आपको बताना है कि सी पोती है ई की, सी पोती है ई की, ये आप लोगों को दिया हुआ है। अब ऑप्शन कैसे यहाँ पर कैच आपको करने हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी अलग अलग दिए रहेंगे, जैसे कि एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, और ये यहाँ लिख देता हूँ चौथा ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर आपको दिया रहेगा सी हैशटैग डी और फिर हैशटैग ई डॉलर एफ, हैशटैग ई डॉलर एफ। अब देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेशेंस और चुप्पी मार के बैठना है, हर चीज़ समझ लेंगे अपन लोग, ठीक है। डी डॉलर ई, डी डॉलर ई डॉलर एफ हैशटैग सी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद दिया हुआ है ई हैज़ डी डॉलर एफ हैशटैग सी, एफ हैशटैग सी, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद एक और ऑप्शन है सी डॉलर डी हैशटैग सी डॉलर डी हैशटैग सी डॉलर डी हैशटैग एफ हैशटैग ई, ठीक है। और एक पांचवा ऑप्शन भी दिया रहेगा नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इतने टफ लगेंगे एग्जाम में कि भाई साहब समझ में नहीं आएगा, धुआं धुआं हो जाएगा सब, ठीक है, बिना आग के धुआं लग जाएगी। कैसे, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में यही तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो बच्चे नहीं कर पाते, और जो बच्चे पकड़ लेते हैं इन क्वेश्चनों को तो वो फिर पकड़ लिया उनने, फिर उनसे आना नहीं है, 10-20 मिनट खा के चले जाते हैं। लेकिन अभी अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लेंगे। सबसे पहला रूल यहाँ पर लिखो, ठीक है, कलर चेंज करके आपको लिखवाता हूँ। रूल या ट्रिक, ठीक है, लिखो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये मान के चलो जो एम डॉलर एन यानी कि एम पुत्र है एन का, इसमें हैशटैग जो दिया गया है ना, या डॉलर दिया गया है या @ दिया गया है, ये साइन दिए गए हैं, ये डिनोट कराते हैं पुत्र, जो एम और एन के बीच में रिश्ता लिखा हुआ है, ठीक है। तो एम पुत्र है एन का, इस तरीके से आपको ये डिनोट करा देते हैं। तो आपको केवल यहाँ से इन दोनों को लेना है, एक ये और एक ये। इसका अर्थ है पुत्र और इसका अर्थ है बहन और इसका अर्थ है पिता, इसके अलावा इनका कोई अर्थ नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही है कि इसको ये चेंज कर लेना है कि डॉलर क्या है और इसको क्या क्या कहा गया है। तो सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है। कलर चेंज करूँ थोड़ा सा, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो ये आ गया ना, आपको आंसर निकालना है यहाँ से। ये जो दिया गया है ना, सी पोती है ई की। अब सी पोती है ई की, ये पहले एक बार बना लो। तो सेकंड ये हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बनाओ सेकंड वाले को, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ। अब सी पोती है ई की, तो सी जो लड़की है, ये देखो लड़की के लिए मैं फिर से बना रहा हूँ, क्या ओ बना रहा हूँ ना, ध्यान से समझिएगा जितने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सी और ओ, ये हमने ओ बनाया, जो मैंने आपको ये देखो पीछे ये समझाया था ना, ओ के लिए हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सी पोती है। अब पोती कब होगी, सबसे पहले तो इसके कोई पापा चाहिए और पापा के बाद इसके कोई पापा चाहिए, पापा के भी पापा।
अब पापा के पापा को ही तो वो दादा या ग्रैंड पोती बोलेगी अपना, ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अब यहां पर आप लोग लिख लो क्या, ई। तो ये वाली जो कंडीशन है ना ये क्वेश्चन की, ये आपने बना ली सेकंड स्टेप में और ये अपना बन गया। अब यही क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के, पोती और दादाजी हैं। इतना समझ में आ गया ना, कोई ऐसा इसको समझ में ना आया हो, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पोती के रूप में देखिए ओ भी हो सकता है, मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि दादी के बच्चे को भी तो हम पोती पोता बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इतनी बात याद रखिएगा, बस आंसर आ गया अपना, अब कुछ नहीं करना, ठीक है। अब चलिए अब क्या करना है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप साइन से उसका रिलेशन देख लो, वो लगा दो। दूसरा स्टेप जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तीसरा जो तीसरा है उसको क्या करना है, चलिए ठीक है, जो तीसरा वाला है उसको हमें क्या करना है, तीसरे वाले में हमें ऑप्शन चेक करने हैं कि ये वाला कुछ बन जाए अपने पास, इन ऑप्शनों में कुछ ऐसा छुपा हो तो आप लोग बना सकते हो। अब बस जो ये बोलता जा रहा है ना, अब इन सब के तो साइन आपको पता ही है, ठीक है, किन सब के, इसके साइन, इसके साइन, इसके साइन, ये तो यहाँ से निकाल लिए ना, तो बस वही करते जाना है, सी डॉलर। चलिए अपन लोग एक को चेक करते हैं, चौथे ऑप्शन को चेक करने का प्रयास करते हैं। यार यहाँ पर जगह नहीं बची, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहीं पर बताऊँ आप लोगों को, तो ऊपर बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको कर लो। चलो यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं, चौथे ऑप्शन को, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है कि ये सी डॉलर डी। अब डॉलर का अर्थ क्या है, पिता, तो सी पिता है डी का, तो हमने यहाँ पर सी बना देना है। ये देखिए हमने सी बना दिया, सी क्या है, पिता है किसका, डी का, तो ये बना लिया ना। देखिए ये ऊपर एक जनरेशन ऊपर दिखाया तो पुत्र पिता और दादा, तो ये मैंने क्या बनाया, डी और सी इनका रिलेशन बता लिया यहाँ से, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हैशटैग आ गया, हैशटैग का अर्थ है पुत्र, तो डी पुत्र है एफ का। अब डी जो है वो पुत्र है किसका, एफ का। यहाँ पर देखो एफ का हमने बना लिया, तो ये एफ हो गया। अभी तक अपन को आंसर नहीं मिला है। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, एफ, ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, क्वेश्चन ई, हाँ ये ई है, ठीक है, इसको यहाँ पे ई करो, ठीक है। अब एफ हैज का अर्थ क्या है, पुत्र है, तो एफ पुत्र है किसका, ई का, तो यहाँ पर देखो एफ किसका पुत्र है, ई का, तो ये हमने पुत्र बना लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये जो है ना अपना आंसर आ गया। अब अपना ठीक है, क्या आ गया, आंसर आ गया। कैसे, अब इसको ध्यान से समझो, एकदम बिल्कुल स्लोली समझो, ठीक है। तो ये देखो अब कंडीशन क्या बन गई कि डी का पिता कौन, सी, और माता कौन, ई, ठीक है। अब इसका जो है ये जो है ये, तो ये वाली जो कंडीशन है ये 3 जनरेशन गैप हो गए, यानी कि पुत्र का पापा है और पापा के भी पापा दिए गए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वही कुछ कंडीशन दिखा रहा है जो कि ये वाली कंडीशन इसके साथ आपको बताई गई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, चौथा वाला सही हो जाएगा। अब आया फाइनली आंसर, ठीक है। अब सोचो कितना ज़्यादा हौच पौच है इसमें। अब इतना सारा अगर बच्चा खुद से करता रहेगा, कोई समझाएगा नहीं, तो कहानी वो समझ में ही नहीं आएगी उसको। तो इसलिए मैंने कहा कि 3, अब इसको शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ, समझ लो एक बार। सांकेतिक रक्त संबंध हैं, इसमें देखिए आपको ये कुछ लाइनें दी रहेंगी, तो इसको आपको केवल फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेप में यही करना है कि आपको साइन का अर्थ निकाल के रख लेना है। सेकंड स्टेप में करना है, जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला, इसी को अपन लोगों को क्या करना है, एक फिगर बना लेना है, तो आपको यहाँ से कुछ मिल जाएगा। और थर्ड वाले में क्या करना है, ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल आपका बेसिक हो गया। तो चौथे वाले को अपन ने देखा, तो चौथे वाले में कुछ कंडीशन वैसी ही मिल गई, तो आंसर अपना वही हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होगा, देखिए आपको यहाँ पर मेल या फीमेल का जेंडर जो है वो क्लियरली नहीं बताया गया होगा। जब क्लियरली नहीं बताया गया है तो आप वहाँ पर मेल या फीमेल को कॉमन रख सकते, जैसे कि मैंने देखिए बटा लगा दिया ना, ये मेल और बटे फीमेल, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से समझ में आ गया ना।
आप परिचय वाला भी कर लिया, सांकेतिक वाला भी कर लिया, अब अपना बच जाता है एक टाइप और बच जाता है। और वो टाइप कौन सा है? वो टाइप थोड़ा सा जटिल है और थोड़े से बड़े क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर देखें तो आपके कई एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, तो अपना एक ही टाइप बच रहा है इसमें, वो अपन लोग देख लेंगे कब? नेक्स्ट वाले सेशन में अपने। तो आज हमने क्या क्या ख़त्म कर लिया? आज हमने डाइस से संबंधित पूरे क्वेश्चन देख लिए, कितने क्या बन सकते हैं, और हमने क्या देखा दूसरे में सिमिलरिटीज़ और एनालॉगी वाले क्वेश्चन देख लिए, शब्द, संख्या और अल्फ़ाबेट तीनों प्रकार के, ये हो गया। और तीसरा वाला हमने क्या देख लिया? ब्लड रिलेशन के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक परिचय वाला नॉर्मल परिचय, और दूसरा सांकेतिक वाला परिचय, और तीसरा परिचय क्या? तीसरा परिचय हमने देखा हुआ है कौन सा? तीसरा परिचय हमें देखना है अभी वो वाला कि जिसमें आपको पजल के रूप में दिया रहेगा, ठीक है, कि जो न्यूज़पेपर पढ़ता है भाई वो मर्सिडीज़ से चलता है लेकिन वो ट्रेन में सफ़र करता है, ठीक है, या हवाई जहाज़ में सफ़र करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। तो समझ में आया? सेशन अच्छा लगा ना भाई? ऐसे ही अपन लोग पूरा क्रैश कोर्स में पूरी सिलेबस ख़त्म कर देंगे। बस एक चीज़ याद रखिएगा, अपने हौसलों में इतना जुनून पैदा कर देना है कि आपको हार्ड वर्क करने से आप ही ना रोक सको, ठीक है। तो जीत आपकी ही होगी। और ओनली एग्ज़ाम फोकस का ऐप भी है, आप लोग वहाँ से भी जुड़ के चीज़ों को देख सकते हो, और यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ अपन अपने इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, और कल के लेक्चर में अपन क्या करेंगे? 3 या 4 टॉपिक और ख़त्म करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आज का ये सांकेतिक वाला हो गया और परिचय वाला, और कल क्या करेंगे? वो जो अपना पजल वाला है उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इसकी PDF वगैरह भी देखिए मिल जाएगी, और बेसिकली आपको लेक्चर तो मिलेगा ही, तो जब चाहो आप लोग नोट्स बना लेना, ठीक है। तो वो याद रखिएगा, जब भी कभी भूलो ना तो बेसिक देख लेना कि बेसिक क्या है, फिर आपको जस्ट प्रैक्टिस ही करनी है और आपके क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर और मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं, ठीक है। जब भी क्लास होगी उसी में मिलेंगे।